Namaste. This is the video of 17th meet of विवेकानंद स्टडी सर्कल। इस मीट में हमने आचार्य प्रशांत के प्रकृति चैनल पर अपलोडेड जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा वीडियो में दिए गए तथ्यों की मदद से जनसंख्या विस्फोट और उसके खतरे को समझने की कोशिश की। आध्यात्मिकता कैसे हमें सही समाधान की ओर ले जा सकती है, इस बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। मीट का वीडियो सबके लिए प्रस्तुत है। हमारी चर्चा कुछ इस प्रकार शुरू हुई। According to donga.com, South Korea's birth rate plummets to historic low of 0.6. So the question is, can families returning after centuries solve South Korea's population crisis? South Korea has the world's lowest fertility rate, which keeps dropping year on year. Estimates suggest that if this trend continues, South Korea's population could halve by the year 2100. IndiaToday.in mentions South Korea's bold policies to boost birth rate, which is given in the following part of the discussion. South Korea's bold policies to boost birth rate. IndiaToday.in के हिसाब से parents are receiving a monthly cash allowance for each child under 1 and between 1 to 2 years old. South Korea's declining demographics according to Orphanline.org. Low fertility rates issue is driven by multiple factors in South Korea, including a competitive workforce, gender inequality, long working hours, high costs of living, and child healthcare among all. ये तीन इसको सपोर्ट करता था, इसलिए यूएस को सपोर्ट करता था, इसलिए उसको आना नहीं दिया। तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चरल बेस्ड डेवलपमेंट से, वॉर रिवेज कंट्री से इतना ज़्यादा आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ही कैपिटलिज्म, क्योंकि शायद फैमिलीज ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो जो पॉपुलेशन थी उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं बदली, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, जैसे अगर इंडिया में वही चीज़ हो जाए तो मोस्टली ये होगा जो आजकल गांव में काम कर रहे हैं उनको यूएस प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते मिल जाए, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, थोड़ी बहुत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी सस्ते में। तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, वो सब चीज़ें। प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी, वो एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर रहे थे। वो हिट जब करिए उसका रीज़न भी ये था, जेंडर डिस्पैरिटी उसमें दिया है, फीमेल्स को एशिया में इतनी फ्रीडम नहीं होती है। साउथ कोरिया में जब वो फ्रीडम मिली थी तो एक पॉइंट तक मिली थी, उसके आगे उन्होंने क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि हम फॉरेन चले जाएंगे। उन्होंने फॉरेन जाना शुरू करा, पहला बर्थ रेट वहाँ गिरा था। उसके बाद आई थी वो वाली चीज़, वेल्थ इनइक्वालिटी। जो यूथ था पैरासाइट में भी देखा था, ज़्यादातर का ये होता है कि हम यूएस चले जाएंगे, बहुत खास है, क्योंकि यूएस और उसका साउथ कोरिया का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। तो वो वहाँ जाने लगे, जैसे जैसे बाहर जाने लगे पॉपुलेशन अपने आप कम होने लगी, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट इंटरनली भी हालत वही थी कि हाउसिंग क्राइसिस जो है वहाँ का, बेसिकली कितने इस कमरे की स्पेस में 2 घर बन जाते होंगे यहाँ, और उसके बाद वेजेस जो है कॉम्पिटिटिव, वो चीज़ बोली थी। वो कल्चर इस हिसाब से बन गया था कि जब लोग जो बच्चे थे जब वो बड़े हुए तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की इनकम मैच नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि हमें पहली बार फ्रीडम मिली है तो बच्चे क्यों करें, हमें बच्चे नहीं करने, एडिशनल खर्चा हो जाएगा, वेजेस कम है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हाउसिंग क्राइसिस है, गवर्नमेंट करप्टेड है बहुत ज़्यादातर पैसा हम कमा रहे हैं, सब चीज़ें जैसे फ़ोन से लेकर कपड़ों तक एक ही इंसान के पास उसका पैसा जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है। तो वो वाले माइंडसेट से एक तो पहले कि हम देश छोड़ देंगे, दूसरा ये कि हम बच्चे क्यों करें। उसके बाद से फिर यहाँ से बर्थ रेट गिरना शुरू हुआ। एक जो वो देखा जाता है, ट्रेंड देखा जाता है कि डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट गिरता है हमेशा। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे वुमेन राइट से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि जैसे NRR है, नेट रिप्रोडक्शन रेट, उसकी डेफिनेशन यही होती है कि एक गर्ल चाइल्ड एट बर्थ, अज्यूमिंग कि कितना वो होता है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है, तो कितने बच्चे दे पाएंगे, कितने फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बहुत गलत नज़रिया है चीज़ें देखने का, जो कि एजुकेटेड वुमेन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए।
कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, उनकी अपनी लाइफ में अपने एम्बिशंस है, जिसमें कई बार बच्चे कभी कभार बीच में आ जाते हैं एम्बिशंस, ड्रीम्स और प्लान्स। जितना ज़्यादा उन्हें फ्रीडम मिलेगी वो उतना ज़्यादा और चाहेंगे, ऑब्वियसली वो सब चाहते हैं, उनको भी चाहना चाहिए, इसलिए भी वहाँ बच्चे गिरते हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कैपिटलिज्म, जो कि इस आर्टिकल में मेंशन नहीं करा जाएगा, क्योंकि सब कैपिटलिस्ट के खरीदे हुए हैं। तो उनकी सोसाइटी बेसिकली अगर उसमें से कुछ ठीक करना है तो उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आई थिंक अभी अरेस्ट हुआ है साउथ कोरिया में लास्ट ईयर, आई थिंक कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी करप्शन के चार्जेस पे। वहाँ के यूथ ने एक बड़ी मुश्किल से के पॉप इंडस्ट्री ने टूरिज्म बढ़ाया था, जिस वजह से उनका थोड़ा बहुत हो रहा था। पॉइंट इज कि क्या नाम है, अगर ये वाली चीज़ है, इसका क्लाइमेट से ज़्यादा इसमें इकॉनमी से रिलेशन। नहीं एक्चुअली ठीक है, ये डिस्कशन थोड़ा अलग जा रहा है। जैसे उस पर कह रहे हो कि आखिर साउथ कोरिया में कैसे बर्थ रेट इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे आ रहे हो ना कि क्या इश्यूज है जो परेशान कर रहा है उनको। अभी ये क्वेश्चनर ये पूछना चाह रहे थे कि लाइक ये आंकड़े हैं, ये थोड़े डरावने लग रहे हैं। 0.6 हो गया, इतनी परेशानी की बात है हर तरफ। मतलब जो ग्लोबल मीडिया है वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है कि जनसंख्या बहुत गिरी जा रही है और हर तरफ गिरी जा रही है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की बात इतनी सारी की जा रही है कि स्पीशीज विलुप्त हो जा रही हैं और डेली रेट से हो रही हैं। तो इन दोनों में से हमें किस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, और अगर गिर रही है तो अच्छा है कि बुरा है, हम उठाने चलें कि बचा के रखें, क्या करें, ये आ रहा था। Now the question arises, is the population growing or shrinking? According to news.un.org, the world's overall fertility rates are dropping. Nearly a fifth of all countries and areas, including China, Italy, the Republic of Korea, and Spain, now have ultra low fertility. And Spain now have ultra low fertility, less than 1.4 live births per woman over a lifetime. तो ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक देश का हो, बल्कि बहुत सारे देशों में ट्रेंड दिख रहा है जहाँ पे फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो अब क्वेश्चनर का मेन क्वेश्चन अगले पेज पे आ रहा है। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के समय पर फॉलिंग पॉपुलेशन पर हो रही चर्चाएं कितनी मीनिंगफुल है। अब इस पे थोड़ा थोड़ा आप लोग कुछ अगर बोलना चाहें तो बताएं, आगे डिस्कशन स्टार्ट करें। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के समय पर फॉलिंग पॉपुलेशन पर हो रही चर्चाएं कितनी मीनिंगफुल हैं। यह देखने की आवश्यकता है कि जितनी जनसंख्या अभी है उससे कम होना क्या सच में चिंता की बात है भी। इससे पहले जनसंख्या इतनी बढ़ी होने का मुख्य कारण महिलाओं के ऊपर पुरुष वर्ग का शोषण और आज़ादी न होना रहा है। आज समय बदलने के कारण फर्टिलिटी रेट्स में भी गिरावट देखी जा रही है, किंतु सच यह है कि अभी की आबादी पृथ्वी के लिए अनसस्टेनेबल है। क्वेश्चन पे अभी हम हैं कि लाइक मींस मोर और लेस दिवांशु ने सही से समराइज किया। एक्चुअली यही चीज़ है कि घूम फिरा के बात कैपिटलिस्ट कल्चर पर ही आएगी कि एक तो एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करना जो गरीब देश है उनको पुअर बनाए रखना और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको एज मच एज पॉसिबल लैविश करते जाना, ये आपको समस्या का एक इक्वेशन दिखेगा। तो अब यहाँ पे फिर सवाल ये आ रहा था कि आखिर हम कैसे देखें पॉपुलेशन को, कि हम क्या कहें जहाँ घट रही वहाँ बढ़ाएं, जितनी है उतनी रख दें, या क्या करें, कम करें। तो उस पर फिर कुछ व्यूज़ रखे गए हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ग्लोबल एवरेजेस को लेकर के जब चलते हैं कि लाइक क्लाइमेट चेंज जितनी ग्लोबल समस्या है उसके जितने ग्लोबल रिपरकशंस हैं उस लाइट में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 8 tons. In terms of material 8 consumption, tons. 8 tons of material footprint suggestion for a resource cap, statistics.com से कह रहे हैं। In terms of material consumption, estimates suggest a sustainable cap of around 8 tons per capita annually for total material footprint, which includes various categories such as nutrition, housing and mobility. एक मिनट। अब ये जो रिसोर्स कैप का कॉन्सेप्ट आया है, ये एक आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है, ये बात चलाई गई कि लाइक कोई भी इंडिविजुअल है तो अब हम सिर्फ ये बात तो एडवोकेट कर नहीं सकते कि आप
बस आए हो, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गांव में खादी पहन के खत्म हो जानी चाहिए। ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल सलाह नहीं हो सकती है। तो एक रिसोर्स गैप की बात ये है कि लोगों ने, जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने विचार किया कि आखिर कितने कंजम्पशन को हम मान सकते हैं कि एक ऑनरेबल लिविंग का को डिफाइन करता है, कि एक ठीक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जहाँ पे आप ना बहुत भोग रहे हैं और ना आप बिल्कुल त्यागे बैठे हैं, सन्यासी बैठे हुए हैं। तो वो एक ग्लोबल आंकड़ा क्या होना चाहिए, उसको कहा गया 8 टन कंजम्पशन होना चाहिए। अब ये कंजम्पशन जनरली CO2 एमिशन के टर्म में नापा जाता है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि वेरियस कैटेगरीज हैं, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, मोबिलिटी, सब मिला करके एक इंडिविजुअल का पूरा करीब 8 टन होना चाहिए। अच्छा, ग्लोबल एवरेज क्या आया है, ये एक बार डायग्राम भी मैंने शेयर किया, उसको देख लीजिए। 2000 और 2017 के डेटा कंपेयर किए गए थे। हाँ, पूजा पढ़िए। Material footprints per capita in 2017, 12.2 metric tons. तो वर्ल्ड का ही, जो वर्ल्ड का एवरेज था कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो था 12.2 मेट्रिक टन। यहाँ कहा गया 8 मेट्रिक टन होना चाहिए, ठीक है, एक बात कही गई। अब अगला आंकड़ा कह रहा है कि 80% जनसंख्या क्या है, More than 80% से ज़्यादा आबादी less than 4 tons per capita consumption करती तो आप ग्लोबली जब देख रहे हैं तो 12 टन तक बात पहुंच गई है, 12 मेट्रिक टन, जो कि सस्टेनेबिलिटी क्रॉस कर गया, क्योंकि 8 मेट्रिक टन तक एक कैप बना दी गई थी, इतना रखोगे इस जनसंख्या पे तो बात सस्टेनेबल रहेगी और आपके भी काम की रहेगी, आपके लिए भी ठीक रहेगा। यहाँ पे ग्लोबली अभी कंजम्पशन हो रहा है 12 मेट्रिक टन का, कंडीशन अनसस्टेनेबल है, और फिर भी जो 80% से ज्यादा जनसंख्या है वो पा रही है 4 टन से कम कंज्यूम कर पा रही है। जो लोअर इनकम सोसाइटीज हैं, जो वर्ल्ड ओवर, जहाँ की भी बात की, अफ्रीकन कंट्रीज की, एशिया में जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन सब का ये हाल है। तो अब एक बात आगे निकल के क्या आ रही है, पर कैपिटा जो ये ईयर वाइज होगा ना, 2017 का डेटा ये है, पर ईयर है ना ये, पर ईयर, एनुअल, पर ईयर। इनके वेलफेयर के लिए इनका कंजप्शन बढ़ना चाहिए, मगर पृथ्वी के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। अब ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। जैसे हम एक सीधा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि नहीं बढ़ा दो, नहीं घटा दो, जनसंख्या घटा दो कि बढ़ा दो, कंजम्पशन घटा दो कि बढ़ा दो। हमें देखना पड़ेगा जो एक इक्वालिटी के बजाय इक्विटेबिलिटी की बात आती है, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो लोअर इनकम सोसाइटी है उसके लिए तो उसकी वेलफेयर इसी में है कि उसे, अगर उसके पास चप्पल नहीं है तो चप्पल आए, अगर वो पैदल चलते हैं तो साइकिल आए, मोटरसाइकिल आए, कार आए, जो भी आ पाए, घर में कूलर आए, फ्रिज आए। और हम ये दलील दे करके कि देखो भाई बहुत क्लाइमेट चेंज हो रखा है, एक सब्जी वाले को नहीं इन चीज़ों में, इन एस्पिरेशंस को बढ़ाने से रोक सकते कि तुम ये कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अभी ही बात अनसस्टेनेबल है, और इन लोगों के वेलफेयर के लिए जो एग्जिस्टिंग है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप ये तो कर नहीं सकते, कोई सोल्यूशन ला सकते कि उन्हें आप हटा दें, जिस तरीके से वाइप आउट कर दें। उनका वेलफेयर उनके कंजम्पशन के बढ़ने में ही है, और अभी की बात अनसस्टेनेबल है। तो अब फिर क्या तरीका निकलना चाहिए, ये बात आगे कही जाएगी। Therefore, way through which इनका कंजप्शन बढ़ाया भी जा सके एंड सस्टेनेबल भी हो, पॉपुलेशन मस्ट डिक्रीज फर्दर। ये एक नेचुरल कोर्स निकल के आता है कि अगर अभी तो हम सेम पेज पर चल रहे हैं ना, कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको जितना एवरेज मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है, और उनका भला इसी में नहीं था कि वो ऐसी दायर गरीबी में ना रहे, तो उसके लिए पॉपुलेशन को घटना ही पड़ेगा। तो ये बातें जो कुछ जगहों को लेकर के कि यहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है, या चिंता की बात है, या जैसा कैपिटलिस्ट आजकल के एलोन मस्क एंड द लाइक्स दिखाते हैं कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज अ बिगर प्रॉब्लम देन क्लाइमेट चेंज, हमें इस बबल से निकलना पड़ेगा। बिकॉज चूंकि मीडिया उनसे कंट्रोल्ड है, ग्लोबल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो उनके पक्ष में सदैव रहेगा कि हमारे लिए मेन स्ट्रीम मुद्दा ही ना बने कि क्लाइमेट चेंज इज एन इशू एंड अ बिगर इशू देन पॉपुलेशन कोलैप्स, बल्कि पॉपुलेशन कोलैप्स को बड़ा मुद्दा बनाते रहते हैं। उनको तो कंजम्पशन बढ़ाना है, उनको अपनी मार्केटिंग करानी है, प्रोडक्ट्स बेचने हैं। सस्टेनेबल आबादी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 4 बिलियन। ये एक लगभग आंकड़ा बनाया गया था कि अगर आपका ये कैप ये माना जा रहा है कि आपको 8 मेट्रिक टन कंज्यूम करना है ऑन एन एवरेज पर कैपिटा, तो पृथ्वी सस्टेनेबल लिमिट पृथ्वी की 4 बिलियन के करीब आबादी है, जितनी है उसकी करीब आधी होनी चाहिए।
जनसंख्या अपने आप दो फैक्टर के कारण कंट्रोल में आ सकती है। पहली, मृत्यु, दूसरा महिलाओं का कॉन्शियस निश्चय। अब ये बात कही है कि अब अगर एक अफरा तफरी सी मच जाए कि अरे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इतनी बड़ी समस्या है, तो करें क्या? तो एक तो नेचर के पास अपना तरीका है डेथ, उसके तहत वो एडजस्ट कर ही रहे हैं पॉपुलेशन को, लगातार एडजस्ट हो रही है पॉपुलेशन। क्या हो गया भाई? दूसरी चीज ये कहा गया कि जब एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की शिक्षा रहा है, महिलाओं के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर रहा है कि नहीं, तुम्हारा एक रोल निर्धारित कर दिया गया सोसाइटी में कि एक सर्टेन एज आएगी जब तुम्हें परिवार बढ़ाने के लिए बच्चा करना ही है, फिर एक नहीं 2 बच्चे करने हैं, आगे करना है, ये सारी चीजें। इस मेंटेलिटी को महिला को ओवरकम करना पड़ेगा और एक इक्विवेलेंट की तरह कि अगर मेरी लाइफ में मेरे हायर पर्पसेस हैं, अगर और मीनिंग्स हैं, तो मैं बाध्य नहीं हूँ सोसाइटी के टर्म्स पे डिक्टेटेड होने। ये महिलाओं का कॉन्शियस निश्चय और फिर मृत्यु जो अपने आप से एडजस्ट कर रही है कि हम अगर नया एक भी जीव दुनिया में ला रहे हैं, एक नया ह्यूमन बीइंग, तो वो निर्णय बहुत कॉन्शियस हो कि एकदम वो अत्यंत आवश्यक हो, उसका सही में कुछ मीनिंग हो, पर्पस हो, तब वो जीव लाइफ को हम लाएं और बाकी मृत्यु एडजस्ट करती रहेगी। ये तरीका आगे कोर्स होना चाहिए। इस बात से सबसे अधिक वे घबराए हुए हैं जिनके स्वार्थ भारी आबादी में है, उदाहरण कैपिटलिस्ट बिजनेस के लिए। अब ये बात निकल कर वही कोर्स आ रहा है कि आप सीधी सी बात है, हम जैसे अगर एक कमरे में यहाँ पे ठूस के 30 लोग बैठा दिए जाएं, तो साधारण सी बात है, बीएससी है जहाँ पे 30 लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो बात नहीं हो पाती है ना, 2-3 लोग बात कर सकते थे। तो 30 लोग इस कमरे में 30 लोगों के हो जाने पे विचार वाली चीज दब जाएगी। पर अगर इसी एक सेल लगा दी जाए बाहर और 30 लोग आए तो 2 लोग के कंपैरिजन में 30 लोग का होना सेल वाले के लिए फायदेमंद है। इसलिए हमारी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो होती रहे। लाइक जब बात की रिसोर्स कैपिंग की, तो वहां पे वो चीज प्रेरित है इंडिविजुअलिज्म से कि एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, उसके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, उस एक जेन्युइन कंजम्पशन है जितना होना चाहिए एक ठीक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, पर उसको कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा आबादी बढ़ा दे करके आप कंजम्पशन पर हेड बढ़ा रहे हो, जिससे कि आपका सामान बिक सके। ये कैपिटलिस्ट कल्चर करा रहा है। अभी की आबादी के लिए पृथ्वी के खास रिसोर्सेज नहीं है। अभी एक बात कही उन्होंने बात कही कि जो अभी की आबादी है पृथ्वी के पास उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये कैसे प्रमाणित होता है, इसको पढ़ लीजिए। रिपोर्ट में है कि ग्लोबल हंगर नंबर्स रोज टू एज मेनी एज 828 मिलियन। 2021 में 828 मिलियन स्टैटिक्स इंक्रीज इन 46 मिलियन इंक्रीज है 2020 स्टैट्स। तो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिखाया गया कि अभी हमारी आबादी जो 8 बिलियन 9 बिलियन के अराउंड है, उसमें 828 मिलियन लोग 2021 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हंगर में है, फूड इनसिक्योर है। और 2020 में जो आंकड़ा था उसमें 46 मिलियन लोग और बढ़े हैं। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि हम हंगर को कम कर रहे हैं, बल्कि हंगर और बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी और हंगर भी बढ़ा। ये तो बात हुई जो बहुत ज्यादा एकदम मालरेज है। और भी आंकड़े हैं। Also 2.3 billion people, about 29.3% of world population, are estimated to be moderately or severely food insecure. अब ये जनसंख्या का 29% 30% करीब आप मान सकते हैं जो लोग फूड इनसिक्योर हैं। अब फूड इनसिक्योरिटी को थोड़ा दिमाग में उतरने दीजिए, फूड इनसिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ। तो आप कोई फूड इनसिक्योर हो रखा है, आपको दिन भर में अगर पैसा नहीं मिला तो शायद फिर खाना नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब हो रखा है। 30% लोग ऐसे हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं। ये हालत है विश्व की, ठीक है। और इसके साथ अब फिर आप तुलना करिए जो सस्टेनेबिलिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, और एक तरफ हमें दिख रहा है आंकड़ा, जैसे हमने पिछले मीट्स में डिस्कस किया था कि पर कैपिटा एमिशंस डिस्कस किए थे, तो एक यूएस का आदमी करीब 17 मिलियन टन्स एमिट कर देता है साल भर, और ग्लोबल एवरेज 17 मिलियन टन्स नहीं, यूएस का आदमी 14 टन्स एमिट कर देता है और ग्लोबल एवरेज 6 टन्स की है। इंडिया में एवरेज 2 टन की है। थोड़ा इन आंकड़ों को जो लोग पहले रहे वो समझ पा रहे होंगे कि हमने जब इंडिया के एमिशंस को देखा, लाइक हम जैसे बात करते हैं कंजम्पशन खराब बात है,
तो ये नहीं कर सकते कि इंडिया में हम जाकर के प्रवचन देने लग जाएं जो लोअर तबका है, जनरल इंसान है, उसको कि भाई तुम कंजम्पशन घटा दो, तुम एक लाइट कम जलाओ, कमरे में 2 बजाय एक लाइट लो, एक पंखा लो, एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, कार से मत चलो। ये सोल्यूशन कोई नहीं सकता है, क्योंकि जो बिलियनियर्स हैं वो अथाह एमिशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी के हालात इस ओर संकेत करते हैं कि आबादी कम होना कैटास्ट्रॉफे नहीं, सेलिब्रेशन की बात है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यह उनकी फ्यूचरिस्टिक इच्छा सी है और हम सबका गोल भी होना चाहिए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की सहायता से रिप्रोडक्शन की मशीनरी को महिला के शरीर के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। है। अगर हम मेडिसिन की हिस्ट्री को देखें तो वो कोई नथिंग टू बी प्राउड ऑफ वाली चीज़ है, क्योंकि जितना हम वॉर को डिस्क्रेडिट करते हैं, अगर हम मेडिसिन फील्ड में तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। वॉर ने मेडिसिन के लिए इतना करा है जितना आज तक मेडिसिन ने खुद कभी किसी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं करा है। पेनिसिलिन को देख लीजिए, एसटीडीज को देख लीजिए, तो जब इमरजेंसी ट्यूबरकुलोसिस को देख लीजिए, नहीं ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और वो वाली कि ठीक है हमें सोल्जर्स चाहिए, हमें अपने सोल्जर्स कैसे बचा सकते हैं कि बैटल फील्ड में अगर उसको पैर में लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, हमें फिर भी उसको बचाना है तो एम्पुटेट कर दो। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, मर जा रहे हैं फिर भी, तो हाइजीन लो, थोड़ा सैनिटाइज करो और एंटीबायोटिक्स चलाओ, ये सब चीज़ें। कौन सा डिसीज़ कैसे काम कर रहा है, कैसे उनको मार रहा है, तो वो ज़्यादातर ये होता था जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते थे। तो जो ये वाली बात बोली थी कि हमें साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए, तो जो करंट सिचुएशन है उसके लिए एक और वॉर चाहिए होगी जिसमें ये जिसमें ये वाला पॉइंट आए। अगर हमें वो चेंज करना है तो किसके हाथ में? हम लोग के हाथ में, हम क्योंकि डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। हमारे इंडिया में रिसर्च इतना वो होता नहीं है, बट अगर होता तो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा एक्शन हम ही लोगों को लेना चाहिए, हमारी जनरेशन को। तो सबसे पहले तो एक कंसेंसस बनने की जरूरत है, इसमें बड़े ही इमोशंस जुड़े हुए हैं, मातृत्व से एथिक्स है प्लस मातृत्व वाले भाव की द फीलिंग ऑफ इमोशंस रिलेटेड टू मदरहुड। अच्छा मतलब बट मुझे ये लगता है कि ये कहते हैं महिला को एक इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह ना देख के कंपैशन, मदर कंपैशन की तरह देखना बस मतलब आइडियल ये है, पर मतलब हो ले दे के बन क्या जाती है महिला, ये पॉइंट भी तो आना पड़ेगा। चाहिए। उसका तो ये कहते हैं इनबॉर्न फीचर होता है ना महिला का, एक महिला का इनबॉर्न फीचर होता है कंपैशन। कंपैशन तो नहीं कहेंगे, बस मतलब एक प्राकृतिक पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए चाइल्ड बर्थ हुआ, उसके प्रति अटैचमेंट है, वो हार्मोनल चीजें हैं, वो है, पर उसको कंपैशन नहीं कहा जा सकता है। कंपैशन इज नॉट हार्मोनल। जब वो स्टेट इच्छा होगी तभी वो करेगी ना। हाँ ये यही कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि आप कॉन्शियसली किसी को जन्म दे रहे हो, और चॉइस तो मीन्स ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि अगर चाहो आप तो आप अपने शरीर का इस्तेमाल करो या आप बाहरी मशीनरी का भी प्रयोग करो। उसके लिए हम वापस उसी चीज़ पे आ जाएंगे कि जो सिचुएशन से तो चॉइस ही नहीं बची है, या तो अपने सब में अपने कभी अब साउथ कोरिया में हुआ है, उसमें कंपैशन के लिए टाइम ही नहीं बचता उनके पास। उसके लिए फिर विजडम के एस्पेक्ट को, धर्म के सही स्वरूप को समझना पड़ेगा। वही वाली चीज़ है ना, जब उनको चॉइस दी जाती है अभी फ्रीडम और उसमें चूज़ करने को, तो ऑलवेज करना फ्रीडम चूज़ करेंगे। और फिर वो वाले जो ट्रेंड है ना कि बाद में 30s में और 40s में बच्चे करने का, तो उसमें फिर वो वाली चीज़ें जो मेडिकल इश्यूज हैं, ये देख करके तो आप ये मत कंसर्न हो कि अरे घटी जा रही है, बल्कि घटना कैटेस्ट्रॉफ ना होकर के उत्सव उल्लास की बात है कि चलो भला कुछ टलती दिख रही है शायद दिक्कत। क्योंकि अभी अगर आप रेट देखें किस रेट से, यहाँ पे बात ये नहीं कि यानी कि एनिमल्स मर रहे हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। रेट्स ये हैं कि ग्लोबली हज़ारों स्पीशीज ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज के मत्थे चढ़ रही हैं, उसके कारण ख़त्म हो रही हैं। और ये एक स्टैट है कि पिछले 50 सालों में जितनी स्पीशीज ख़त्म हुई हैं, अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल फ्लोरा एंड फौना हैज़ बीन एक्सटिंक्ट। तो ऐसे तो डिजास्टर होना भी सही है, जी बस डिजास्टर होना भी सही होगा। हाँ तो इट्स ह्यूमन ड्रिवन है ये, जो जैसे 6th मास एक्सटिंक्शन जो चल रहा है जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, ये प्रॉब्लम ये तो अच्छी बात है ना। नहीं वो जिससे ये था कि जिस मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो गया, ऐसे हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है।
5 हो उनके चुके हैं साथ इससे चीज पहले। ये होती है वो हजार साल Over a 100 साल very में long इसका period of पैटर्न भी time। दिया वो देखा गया मिलियंस ना, ऑफ ईयर्स में होते हैं 100 साल में अभी तो नहीं बोल रहे नहीं हैं ना। बॉस, तो ये ह्यूमन ड्रिवन एक्सेलरेटेड है इस कारण से। ये जो होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन होती है, स्पीशीज की पॉपुलेशन होती है, जो इसने बोला एनिमल्स नहीं स्पीशीज, पूरी तो वो species। 70 to 80% कम हो जाती है। तो लाइक अगर अभी दुनिया में 14 मिलियन कुछ स्पीशीज हैं तो वो हाँ। कम होकर 12 मिलियन 13 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो अभी जो रेट चल रहा है वो उन सबके कंबाइंड से ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसमें ह्यूमंस का सबसे बड़ा हाथ है, और ये अभी सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ईयर की बात है। हाँ, ये जब से humans आए हैं, और जो तब से लेकर के अब तक जो मतलब कहने का मतलब है कि हमारी वजह से वो जानवर बिल्कुल जा रहे बिल्कुल हैं। हमारी वजह से ही। और ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उसके बाद से रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये बात अभी हाल है कि पर डे 1000 स्पीशीज खत्म हो रही है। आप ये सोचिए कि अगर एक स्पीशीज सोचिए कुत्ते, और सारे कुत्ते खत्म हो गए एक दिन में, ऐसी 1000 स्पीशीज, कुत्ते बिल्लियां 1000 तुम गिन भी नहीं पाएंगे, स्पीशीज आती नहीं होंगी, उतनी खत्म हो जा रही है तो प्रतिदिन। कहने का मतलब नेचुरल डिजास्टर सही चीज बस है। इसका मतलब नेचर खुद को हील करने के लिए कर रही है। बस वाली चीज है ना, हील ज्यादा इसको त्राहिमाम कहेंगे, जब तांडव चल रहा है प्रकृति का, हाँ तो वही कि एक एक मतलब करके सबका नंबर आ रहा है। अभी हाँ। जिनका कोई रोल नहीं है वो खत्म हो रहे हैं, पर तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। इन सब को खत्म करने के बाद हमारा नंबर आएगा। हाँ ये बात है। अभी जो फ्लड आई थी तो उसमें ये तो था कि क्यों आई थी, इसका जी। रीज़न क्या था कि लोगों ने अपने जो उसका नेचुरल जो वे मतलब जहाँ जितना होना चाहिए लोगों ने उसके वहाँ पे घर बसा लिए, हाँ। मतलब उसका जो नेचुरल पाथ था हाँ। उसको उन्होंने Disrupt कर दिया। हाँ, तो इसीलिए वही चीज़ है ना कि उसके पाथ को वो करोगे हाँ। तो फिर रिपरकशंस तो आपको झेलने ही पड़ेंगे इस हिसाब से। बताओ। मैं जो स्पीशीज वाली चीज़ कह रहा था वो तो ठीक है, अभी इंसेक्ट स्पीशीज पे सबसे ज़्यादा कंसर्न चल रहा है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा वही एक्सटिंक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट, जो कि बर्ड्स और कई सारे उनका बिल्कुल। खाना होता है। जैसे जैसे वो खत्म होगा उसके बाद फिर पहले बर्ड्स जाएंगी, फिर उसके बाद पॉलिनेशन बंद होगा, फिर उसके बाद crops खराब बहुत होंगी। रिलेटेड फिनोमेना है जहाँ हाँ, पे ये बात सही बात है। कि पूरा सब तो बायोडाइवर्सिटी हाँ, जैसे फॉरेस्ट का पूरा हाँ फॉरेस्ट का पूरा इकोसिस्टम ही प्रभावित हो जा रहा है हाँ। कि सब डिपेंडेंट है पूरे उस चेन में, और सब ऊपर फॉरेस्ट को मान लो Food हटाए chain का जाए, जो सबसे छोटा वाला जी बस। फॉरेस्ट हटाए रहे तो हाँ, फॉरेस्ट हटाने की बात हमने पिछली मीट्स में करी थी कि कितने फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एरिया खत्म हो जाता है। उस पे एक कोई अति- न्यूज़ आई थी शायद जयपुर का था, क्या था वहाँ पे जो शायद बाढ़ का टोला नहीं, हाँ हाँ वही बात, तो उसको हटाया जा रहा था इंडस्ट्रियल उसको करने। बिहार में भी वो हुआ है अडानी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग एक छोटा सा काम, एक और मैंने वो वीडियो देखी थी, वो ये थी कि जैसे यही वाला जो एरिया होता है ना, तो आई थिंक यहाँ कानपुर में तरफ है जो गंगा बैराज के बगल में वो ट्रांस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने कैनाल बना रखी है। ऐसी कानपुर में कई सारी गंगा की बनी हुई, उनमें भी हम एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, बट बनाते नहीं हैं क्योंकि वो वाली चीज़ होती है ना कि एम्बैंकमेंट मतलब जैसे बीवर डैम होते हैं, तो ये डैम होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। कि हम थोड़ा सा पानी का लेवल रोक दें, उसके आसपास वाला जो एरिया उनमें पेड़ लगाते हैं, जो कि एक्चुअली वाटर लेवल और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, तो इकोसिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वही वाली जो चीज़ मैंने बताई थी कि दूर तक पानी जाना चाहिए, तब सारे खेत और रूम पे पानी सप्लाई होगा, जिनके जिसके लिए कैनाल्स बनाई जाती है बेसिकली। अगर ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं जो दूर दराज वाली है, गंगा बैराज की ट्रांसगंगा सिटी में तो नहीं, जो शायद पंची साइड में है कैनाल, उनमें ये काम करा जा सकता है। लेकिन उसमें फिर वही वाली चीज़ आती है, गवर्नमेंट परमिट नहीं देती है, लोग नहीं करना चाहते, उनको पता नहीं, उनको हटा दिया जाता है। ये फॉरन में तो ये काम चलता रहता है। हाँ वही। उनके यहाँ तो ये क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रॉयड लैंड है उनको रिक्लेम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें चालू होंगी कॉलेज से ही। कॉलेज में अच्छी चीज़ें करोगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़े। एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ का जो एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बन रही है, आईआईटी के लोग हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हाँ, हैं, उनसे वो collaborate- आपस में कनेक्ट होकर के कोलैबोरेट करना पूरे चाहिए। कानपुर में एक करना ठीक चाहिए, लहर ला event सकते हैं, type का। समझ की बात कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्योंकि मुद्दे ऐसे हमें बहुत सारे दिखे हैं, कहीं एनिमल का मुद्दा होगा, एनिमल वेलफेयर का, कहीं नदियों का दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, हम खुद कूद पड़े उसमें, वो एक बड़ा समाधान नहीं निकाल पाएगा। एज कम्पेयर टू दैट, अगर हम विचारों में ही एक थॉट प्रोसेस ही बदल दें, दैट विल हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट। मेडिटेशन सामने पोस्ट कर रहे हैं कि खुद देखिए क्या सही तरीका है। और फिर बात की गई कि
जो हम पोल्यूशन दिन ब दिन फेस कर रहे हैं उसका भी की ड्राइवर और पॉपुलेशन ही है। और ये रिलेटेबल बात है कि जितना व्यक्ति होंगे उतना ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना कंजम्पशन होगा, उतना एमिशन होगा हर प्रकार से। यहाँ पे एक आंकड़ा आप देखिए कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो बस 1 बिलियन को टच कर रही थी, और अब 21वीं शताब्दी आते आते हम 9 बिलियन हो गए हैं। और उसी अब आप अगर ग्राफ दोनों देखें, मैच करें, तो कोइंसाइड करता दिखेगा कि पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ी है बाकी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन उसी रेट से बढ़ गया। तो हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ किसी के लिए नहीं अच्छी है, ना हमारे ना पूरी दुनिया के लिए। ये विचार हमें ग्लोबल चीज़ को दिमाग में रख के रखना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत के अनुसार भारत भी 150 करोड़ आबादी नहीं झेल सकता। आबादी बढ़ाने का अर्थ है पूरे भारत को एक बड़े स्लम की भांति बनाए रखना, क्योंकि न जॉब्स होंगी न क्वालिटी ऑफ लाइफ। पृथ्वी अब इस हालत में नहीं है कि और मनुष्यों का बोझ उठा सके, वह त्राहिमाम कह रही है। देयर इज अ टर्म population replacement rate. It is the number of children a couple needs to have for their population to stay stable over generations. Globally, it is 2.1 children per couple. मगर पॉपुलेशन गिरनी ज़रूरी है यदि गरीबी जितनी अभी है इसे बरकरार नहीं रखना है। Now let us understand overpopulation, the global challenge, and its far-reaching impacts, as mentioned by populationmedia.org. Overpopulation presents significant social and economic challenges. The competition for limited resources also results in higher poverty rates and higher levels of unemployment, exacerbating social inequalities within communities. इस प्रकार आबादी का बढ़ना गरीबों के लिए कहीं से भी भले की बात नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बोझ आना है, सबसे दिक्कतें सहनी है, वो भी गरीबों को ही सहनी है। ठीक है, हाँ आगे। शिक्षा इत्यादि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑन फर्टिलिटी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, वुमेन विथ हायर एजुकेशन टेंड टू डिले चाइल्ड बेयरिंग एंड हैव फीवर चिल्ड्रन। तो अब इस पे जैसे पूरे डिस्कशन में ये तो कहीं से बात नहीं आ रही कि पॉपुलेशन जितनी है उतनी रहनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। सब कॉमन कंसेंसस पे हो गया कि नहीं, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको फ्यूल करती हुई चीज़ और पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति प्रति वर्ष ऑन एन एवरेज 5,000 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन करता है, उसका कार्बन फुटप्रिंट है। और हर व्यक्ति हर बच्चा जो आएगा एनवायरनमेंट में, दुनिया में, वो इसी रेंज में कुछ एमिशन करेगा। और हम एक पेड़ लगाते हैं, वो 20 साल बाद एक साल में 20 किलो CO2 एब्जॉर्ब कर पाता है। कहाँ 20 किलो और कहाँ 5,000 किलो का एमिशन है। तो सीधे सीधे ये चीज़ फ्यूल अप हो रही। और फिर जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ कहा गया कि अगर एक पर कैपिटा जो रिसोर्स कैपिंग की गई कि 8 मेट्रिक टन तो आपका होना ही चाहिए एमिशन, अगर आप एक ठीक लाइफ जी रहे हैं। तो हर व्यक्ति पे जो ये इतना एमिशन करवाना है, ये दिखा रहा है कि कहीं से भी ऑलरेडी जहाँ अनसस्टेनेबल हो रखी है आबादी, वहाँ पे और बच्चे पृथ्वी नहीं झेल सकती है। तो बहुत कॉन्शियसली दुनिया में लोगों को लाना होगा, रिप्लेसमेंट रेट से भी पीछे जाना होगा। और उसके लिए तरीका बताया गया कि एक तो डेथ अपने आप एडजस्ट करेगी, नेचुरल कोर्स है जीवन का, एग्जिस्टेंस का। और दूसरा मेनली चूँकि चाइल्ड बियरिंग का सारा लेना देना फीमेल्स से है, तो उन्हें कॉन्शियस इनफ होना होगा कि हमें कब दुनिया में बच्चों को लाना है, कब नहीं लाना है। तो अब बात आ रही है कि आखिर कैसे प्रिवेंट होता है। उस पर बात की गई कि ये देखा गया है जब भी शिक्षा आती है तो और पॉपुलेशन की समस्या कम होती है। तो और ये भी एक आर्टिकल कह रहा है कि कॉलेज वुमेन के बारे में देखा गया, कॉलेज एजुकेशन देने पे देखा गया कि उनके दिमाग में बात, अब सीधी बात है, आप एक लड़की को कंपेयर करिए कि वो घर बैठी है, चूल्हा बर्तन कर रही है, घर पे ताने भी सुन रही है, एक जनरल रवैया होता है गर्ल चाइल्ड के प्रति। तो एक एस्पिरेशन होता है कि हाँ, जैसे सोसाइटी काम करती है, मेरी भी शादी हो जाए, बच्चे हों, मैं दूसरे घर की खुद हूँ भी और मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ अपना। ऑन द अदर हैंड एक कॉलेज गर्ल है जो आकर के बदलती दुनिया को देख पा रही है कि कैसे दुनिया काम करती है। सिर्फ
चूल्हा चौका ही दुनिया नहीं है, बल्कि बाहर और बहुत सारी चीज़ें करने को, स्पोर्ट्स है, एडवेंचर है, लिटरेचर है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके दिमाग में करियर कुछ और मीनिंग रखेगा, उसके दिमाग में लाइफ कुछ और मीनिंग रखेगी, और फिर वो जो हम बात करें कॉन्शियस डिसीजन तभी ले भी पाएगी। अदरवाइज अगर उसके सामने सिर्फ एक वो अशिक्षित है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हार्मोन्स के थ्रू, बायोलॉजिकली, सोसाइटली, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि हाँ मेरा नेक्स्ट कोर्स तो साधारण सी बात है, बच्चे करना है, फैमिली रेस करना है। तो शिक्षा का बहुत सेंट्रल रोल है ओवर पॉपुलेशन को कम करने में। उससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि Education is the best contraceptive. कि और हम तरीके जितने भी, वो बाकी के तरीके साइंटिफिक मेजर्स हैं कि हम कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। पर सबसे पहले जो विल है, विल पावर, जो नियत है, जो थॉट है, वो तो एजुकेशन ही ला पाएगी कि आपको एक सही पिक्चर दे सकेगी कि आपके एक डिसीजन से दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी दुनिया की हालत क्या है, आपका इस दुनिया में रोल क्या है, आपका युग धर्म क्या है। और फिर उन सब कंसिडरेशंस को देख करके, इंडिविजुअल ग्रोथ को कंसीडर करके, फिर एक कॉन्शियस चुनाव होगा कि नहीं बच्चा नहीं, मुझे करियर देखना है ना। ठीक है, तो फिर एक उद्देश्य इन 2 लाइनों में लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए फिर पढ़िए। ज्ञान पहुंचाना हर वर्ग तक, खासकर महिलाओं तक अत्यंत आवश्यक है। आज का युग आबादी का नहीं है, बुद्धि का है। आप दुनिया में विजयी भी अपनी बुद्धि से होंगे, आबादी से नहीं। कि अगर हम जो पहले कंसिडरेशंस रहे होंगे, एक मुद्दा कि भाई हमारी पॉपुलेशन ठीक रहेगी तभी हम ज़मीन पर जाकर के युद्ध लड़ सकेंगे, टेरिटरी एटलीस्ट चलो छकाने नहीं जा रहे तो बचा सकेंगे, वो भी आज का कंसिडरेशन नहीं है। और भारत तो ये दुहाई दे ही नहीं सकता है कि हमारी जनसंख्या कभी जोन्स बचाने के लिए कम रह जाएगी, टेरिटरी बचाने भर की नहीं रह जाएगी। यहाँ पे आज हम अगर सही में देखें तो भारत बल्कि वल्नरेबल स्टेट में है। हम जैसे कंज्यूमर्स हम पैदा कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट सोसाइटी बना रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट इस पर कब्जा आगे करेंगे ही करेंगे अगर हम इसके सही तरीके नहीं अपनाते हैं। आज के समय में जो इंडियन यूथ है वो बस क्वांटिटी में छाया हुआ है, और जैसा अभी चर्चा चली थी कि इंडिया में अगर रेवोल्यूशन होता है तो क्या होगा, कि ज़्यादा ज़्यादा हम एक दूसरे को ही काट मार लेंगे, कोई क्वालिटी इम्पैक्ट हमारे होने का नहीं हो रहा है। तो लोगों के बढ़ने के बजाय हर इंडिविजुअल की ग्रोथ हो, हर इंडिविजुअल में वैल्यू एडिशन हो, और वो समाज में वैल्यू एडिशन कर सके, दिस मस्ट बी आवर प्रायोरिटी। और उसके लिए ज्ञान को हर तरफ पहुंचाना है, विजडम को पहुंचाना है। कॉलेज लेवल पे विवेकानंद स्टडी सर्कल के थ्रू, मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ पर सही में भी कह रहा हूँ कि वो चीज़ ऐसा ही एक इनिशिएटिव उसको कर सकता है। एंड और ब्रॉडर स्पीकिंग पूरा जो क्लब कल्चर है कि हम अपने लाइक इवन जैसे हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और चीज़ें हैं, उससे हम सोसाइटी से और कनेक्ट हो पाते हैं कि नीड्स क्या हैं। अदरवाइज अगर हम इन बच्चों को ना देखें, इनके परिवार को ना देखें, तो गरीब तो हमारे लिए बस एक किताबी टर्म है कि अच्छा गरीबों को दिक्कत हो रही है, गरीबों को परेशानी हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि अच्छा इनकी सिचुएशन है क्या, कि हमें इनको फ्री एजुकेशन देनी पड़ रही है। तो ये रिलेटेबिलिटी आ पाए, और ख़ासकर जो यहाँ का इनिशिएटिव है कि हम जैसे आज शोपेनहावर की बात की गई, अब अगर आज ये बात ना की जाती तो कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इस वीकेंड वो शोपेनहावर के बारे में पढ़े होते। बहुत मुश्किल है। और यहाँ एक तरीका है कि हम इंडिविजुअली अगर हम कर रहे हैं तो हम लैग भी करेंगे, हम गिरते भी, डाउनफॉल सबके आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है। रूममेट सबके आलस दिला देते हैं उनको कि छोड़ यार चल बैठते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। यहाँ आने पे आपके मन में कमिटमेंट रहेगा कि अच्छा मैंने कुछ पढ़ा है, मेरा औरों के प्रति भी एक अकाउंटेबिलिटी है कि मुझे जाकर के उन्हें कुछ डिलीवर करना है। इसी बहाने अब जितना इनको शोपेनहावर के बारे में समझ में आ गया होगा, इनके लिए काफ़ी वैल्यू एडिशन की चीज़ रही होगी। और इस तरीके से अपने समय की, पुराने समय की, विश्व की, भारत की जितनी अच्छी से अच्छी पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को तय किया है, उनके बारे में जान करके, उनसे प्रेरित होकर के हम अपने थॉट प्रोसेस को सही कर सकते हैं और अपने सोसाइटी में अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। तो तरीका तो यहीं से होकर गुजरेगा। अगर हम बार बार निराश हो जाते हैं कि यार बस बातें हैं, हम कर क्या सकते हैं, ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, तो हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यहाँ पे भीड़ बहुत फैक्टर्स में बढ़ जाएगी। जब एक्चुअल बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो बहुत सारे अदर प्रिवेलिंग फैक्टर्स हैं। वो हो सकता है कि आपका रूम के कारण दोस्त एसोसिएशन हो, फ्रेंडशिप हो, आपकी कास्ट हो, रिलीजन हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जोड़ लेंगे, हॉस्टल जोड़ लेगा, पर थॉट नहीं जोड़ पाएगा। और उसका रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं उस हिसाब से संगठित नहीं है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो वेल विशर हैं पूरी सोसाइटी के, इंडिविजुअल्स के।
उसका तरीका है रेगुलर मीटिंग्स हम यहाँ पे सही कर जितना कर सकते हैं। आज इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। और पॉपुलेशन की हाँ बताओ। लास्ट का युग आबादी का नहीं बोलने का है। आप दुनिया में विजयी भी इतनी ब्रिटिश होंगे आबादी से। हाँ पर आज का युग तो वोट से चलता है ना, जिसमें जितना वोट उतना रिप्रेजेंटेशन उतना उसका कल्चर फैलेगा। डेमोक्रेसी को अगर तुम देखो तो बात ठीक है कि पर अगर कि मेरे पास दिमाग दे दे तो मेरा कल्चर वो कहते हैं ना कि मेरे वोट की ताकत इसकी बराबर हुआ है। लाइक अभी का सिस्टम ही ऐसा हो रखा है, पर क्या किसी ने तय कर रखा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऐसे ही होना है? लाइक ऐसे भी विचार किए जाते हैं, वो हालांकि थोड़े दूसरी लाइन में चले जाते हैं, पर ये भी होता है कि अगर कोई एजुकेटेड बंदा है तो क्या उसका वोट एक अनएजुकेटेड बंदे के बराबर होना चाहिए? ये विचार, मैं नहीं कह रहा इसको एक थोप दो, पर ये विचार भी होने चाहिए। फिर एक ये बात आती है कि यहाँ 30 लोगों को समझा पाना एक बात ज़्यादा आसान है कि एक 1000 लोगों की भीड़ को। तो क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी के कॉम्प्रोमाइज पे ही आएगी शायद। और फिर जहाँ तक बात है, कह रहे हो कि वोटिंग सिस्टम, लाइक अभी की मीन्स बात पहुंचानी तो हर व्यक्ति तक पड़ेगी जितने अभी हो गए, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक वोट है, हर व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग है, तो उसे कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। पर ये हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है वो ग्लोबली अर्थ के लिए कितना सस्टेनेबल है, हमारी ह्यूमन काइंड ही बच पाएगी उसके बाद। और जो एक्चुअल पावर है उस वो साइंस से आती है। लाइक अगर वो कुछ शीर्ष कंपनियां हैं, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, चैट जीपीटी की, ओपन एआई की, जो आपको हम सबको एक तरीके से आज कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, आपका वोट काम कर रहा है कि आप अगर वो चाह लें तो क्या आप उनके हिसाब से वोटिंग नहीं करने लग जाओगे? आपको चुनाव के माहौल में महीने भर एक टाइप ऑफ कंटेंट दिखाते रहे वो, आप एंटी हो जाओगे किसी पार्टी की नहीं हो जाओगे? या आप चलिए आप खुद को इंटेलेक्चुअल इनफ समझ रहे हैं, जो जनरल जनता है क्या वो हो जाएगी? नहीं। तो वहाँ पे वो तो भेड़ है, हर्ड है, आखिर उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? जिसके पास साइंस है। जनरल पॉपुलेशन को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ऐसा एक मतलब सर्कल भी है जहाँ पे हम ये सब ज्ञान बस कम से कम पहले यहाँ वाली मेडिकल पॉपुलेशन को बता दें, उसके बाद फिर जनरल। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। बस हम अपने रूममेट्स को लेकर के आए, हम अपने आप में चेंजेस दिखेंगे हमारी पर्सनालिटी में, हमारे डिसीजन मेकिंग में, तब शायद उनको हमारे सैटिस्फैक्शन लेवल में। बिल्कुल, हम अपने सबसे बड़ी बात तो ये कि हम खुद एक डिफरेंस दिखाएं। करना भी एक मेडिटेशन की तरह ही है यार। तो देखा आपने कि बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार आज वैश्विक स्तर की समस्या बन गई है। और यह ही नहीं, क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में से एक अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। आवश्यकता है यथासंभव व्यक्तिगत स्तर पर यह जागरूकता फैलाने की। इसी के साथ हमारी चर्चा समाप्त हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्ते।